गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट AG 5008 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से लेकर 105 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को 1 से लेकर के 50 तक बता दिया हूँ। आज एक क्वेश्चन 51 से 105 तक के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। क्वेश्चन नंबर 51, संचार की वह विधि जिसमें उच्च अधिकारी के आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को देता है कहलाता है। संचार की वह विधि जिसमें उच्च अधिकारी के आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को दिए जाते हैं, औपचारिक संचार फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52, औपचारिक संचार को और किस नाम से जाना जाता है? औपचारिक संचार को संगठन संचार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, औपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष है। औपचारिक संचार का सबसे बड़ा दोष सूचनाओं के आदान प्रदान में अनावश्यक देरी का होना है। यानी सूचनाएं इसमें औपचारिक संचार में सूचनाएं देर से पहुंचती हैं। क्वेश्चन नंबर 54, संचार की वह विधि जिसमें संदेशों का आदान प्रदान संगठन चार्ट द्वारा निर्धारित निर्देशों का मार्गों के साथ नहीं होता है, बल्कि अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच आपसी संबंध पर आधारित होता है। जो अधिकारी होते हैं और जिन अधीनस्थ उनके नीचे जो या बराबरी के जो अधिकारी होते हैं जिनसे आपसी संपर्क या संबंध होते हैं, उनके द्वारा अनौपचारिक संचार किया जाता है, वो आपस में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, संचार की वह विधि जिसमें उच्च अधिकारी अपने नीचे के स्टाफ को आदेश देते हैं तथा वह स्टाफ ऑफिसर अपने कनिष्ठों को दिशा निर्देश देते हैं कहलाता है। अधोगामी संचार, संचार की वह विधि जिसमें उच्च अधिकारी अपने नीचे के स्टाफ को आदेश देते हैं तथा वह स्टाफ ऑफिसर अपने जूनियरों को, अपने नीचे के अधिकारियों को दिशा निर्देश देता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अधोगामी संचार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, अधोगामी संचार को और किस नाम से जाना जाता है? अधोगामी संचार को ऊपर से नीचे की ओर वाला संचार यानी ऊपर से नीचे की तरफ वाला संचार भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए प्राचार्य जी हैं, हम लोगों को जो टीचर हैं सबको कोई दिशा निर्देश दिए और उस निर्देश को हम लोग अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं, बाबू हैं या चपरासी हैं, उनको दिए, या मान लीजिए छात्रों को कोई निर्देश देना है तो प्राचार्य जी शिक्षकों को दिए निर्देश, शिक्षक जो है छात्रों को निर्देश दिए, सूचना जो भी पहुंचाना है। तो इस प्रकार के संचार को क्या कहा जाता है? अधोगामी संचार, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। प्राचार्य जी ने दिया शिक्षकों से को सूचना या निर्देश और शिक्षक दिए छात्रों को निर्देश। क्वेश्चन नंबर 57, अधोगामी संचार में शामिल किए जाने वाले मुख्य यौगिक साधन हैं। अधोगामी संचार में शामिल किए जाने वाले
मुख्य यौगिक या साधन हैं अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले आदेश, निर्देश, सूचना, भाषण, सभाएं, टेलीफोन आदि। लिखित साधन में हैंडबुक, मैनुअल, सूचना पट, बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन, समाचार पत्र आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। सांकेतिक साधन का उदाहरण है। सांकेतिक साधन का उदाहरण मेज थपथपाना, शारीरिक हाव भाव, क्रोध, घृणा, दुख प्रकट करना इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 59। ऊर्ध्वगामी संचार विधि को और किस नाम से जाना जाता है? ऊर्ध्वगामी संचार विधि को ग्रेपवाइन संचार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। मौखिक संचार के साधन मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। मौखिक संचार के साधन के उदाहरण हैं। मौखिक संचार के साधन के उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, भाषण, साक्षात्कार, सभाएं, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 61। लिखित संचार का आशय है। लिखित संचार का आशय किसी भी प्रकार की सूचना, दिशा निर्देश आदि का लिखित रूप में होना है। लिखित संचार का आशय किसी भी प्रकार की सूचना, दिशा निर्देश आदि का लिखित रूप में होना है। इसके अंतर्गत पत्र, परिपत्र, बुलेटिन, पंपलेट, डायरी, रिपोर्ट, सुझाव, पत्रिका, हैंडबुक आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। लिखित संचार के साधन का उदाहरण है। लिखित संचार के साधन का उदाहरण बुलेटिन, वार्षिक प्रतिवेदन, शोध पत्रिका, पत्रिकाएं, पत्र व्यवहार, गृह पत्रिकाएं, समाचार पत्र, राजकीय प्रकाशन, संगठन की पुस्तिकाएं, नीति निर्धारण पुस्तिकाएं, प्रतिवेदन, टेलीप्रिंटर, ज्ञापन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 63। दृश्य संचार का उदाहरण है। दृश्य संचार का उदाहरण सीडी, कंप्यूटर, चार्ट, टेलीविज़न, फिल्म चार्ट, फिल्म स्ट्रिप, संगठनात्मक चार्ट, फोटोग्राफ, सांख्यिकी चार्ट, ग्राफ, विज्ञापन, ब्लैकबोर्ड आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 64। वह संचार जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं से संचार करता है कहलाता है। वह संचार जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं से संचार करता है व्यक्तिक संचार कहलाता है। जैसे कुछ न बोलते हुए भी व्यक्ति सोचता है, मानव मस्तिष्क क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 65। व्यक्तिक संचार का उदाहरण है। व्यक्तिक संचार का उदाहरण
देखना, पढ़ना, लिखना व सुनना आदि है। क्वेश्चन नंबर 66। अंतःव्यक्तिक संचार दोहरा संचार है। अंतःव्यक्तिक संचार दोहरा संचार है, अर्थात संचारक के संदेश को प्राप्त करते ही प्राप्तकर्ता तुरंत प्रतिक्रिया देता है, कहलाता है अंतःव्यक्तिक संचार। क्वेश्चन नंबर 67। संचार की किस विधि में आपसी बातचीत से हम एक दूसरे के आपसी संबंधों के करीब आते हैं और इसमें अपील भावनात्मक व संवेगात्मक स्तर से आती है तथा इस संचार विधि के द्वारा व्यक्ति सीधा संबंध स्थापित करता है, कहलाती है। संचार की किस विधि में आपसी बातचीत से हम एक दूसरे के आपसी संबंधों के करीब आते हैं और इसमें अपील भावनात्मक व संवेगात्मक स्तर से आती है तथा इस संचार विधि के द्वारा व्यक्ति सीधा संबंध स्थापित करता है, कहलाती है अंतःव्यक्तिक संचार। क्वेश्चन नंबर 68। समूह संचार किसे कहते हैं? समूह संचार के अंतर्गत समूह संचार में एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार होता है। समूह संचार में एक व्यक्ति का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संचार होता है। इसमें वाद विवाद, विचार विमर्श, विचार गोष्ठी, कार्यशाला, सार्वजनिक व्याख्यान, समूह चर्चा, साक्षात्कार, पैनल चर्चा आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। किस प्रकार के संचार में व्यक्तियों के व्यक्तित्व खुलकर सामने प्रकट होते हैं और जिसको एक बहुत ही प्रभावी संचार के रूप में जाना जाता है? समूह संचार। समूह संचार में व्यक्तियों के व्यक्तित्व खुलकर सामने लगता है और समूह संचार एक प्रभावी संचार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। समूह संचार में व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? समूह संचार में व्यक्तियों की संख्या 20 से लेकर 25 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 71। किस संचार में व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जाने का अवसर मिलता है? समूह संचार में व्यक्ति को अपना प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता है और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर उसका चयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। समूह संचार कहाँ किया जाता है? समूह संचार अनुकूल वातावरण में किया जाता है, जैसे महाविद्यालय, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, रंगमंच, चौपाल, पंचायत घर, सेमिनार हॉल आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। जनसंचार का उदाहरण है। जनसंचार का उदाहरण समाचार पत्र, किताबें, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 74। एक अच्छा मौखिक प्रस्तुति कौशल में निहित होता है। एक अच्छा मौखिक प्रस्तुति कौशल में तैयारी और अभ्यास निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 75। फील्ड डायरी है
फील्ड डायरी मूल दस्तावेज होती है जिसमें सभी डाटा एकत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, फील्ड डायरी हमें कितने तत्वों को प्रदान करती है? फील्ड डायरी में 2 तत्व होते हैं, पहला अवलोकन ऑब्जर्वेशन और दूसरा छाप या प्रभाव इम्प्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रकाशनों, लेखों व अभिलेखों में लिखे शब्दों, विचारों एवं अन्य संबंधित सामग्रियों के स्थान की व्यवस्थित मार्गदर्शिका अनुक्रमणिका कहलाती है। लाइब्रेरियंस ग्लोसरी के अनुसार प्रकाशनों, लेखों व अभिलेखों में लिखे शब्दों, विचारों एवं अन्य संबंधित सामग्रियों के स्थान की व्यवस्थित मार्गदर्शिका अनुक्रमणिका कहलाती है। किसने कहा था? लाइब्रेरियंस ग्लोसरी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 78, श्रृंखला अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया पद्धति का विकास कब और किसने किया था? श्रृंखला अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया पद्धति का विकास डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने सन 1938 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 79, अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया में विश्व स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग कब किया गया था? अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया में विश्व स्तर पर कंप्यूटर का उपयोग सन 1950 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, सांख्यिकीय विश्लेषण पद्धति का संचालन कब किया गया था? सांख्यिकीय विश्लेषण पद्धति का संचालन सन 1955 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, यूनेस्को की सहायता से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस यूनेस्को की सहायता से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस का सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? सन 1961 ईस्वी में पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को की सहायता से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस का सम्मेलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी किसका एक रूप है? ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी सूचीपत्र कैटलॉग का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 83, ग्रंथ सूची के प्रारूप में शामिल किया जाता है। ग्रंथ सूची के प्रारूप में लेखक, ऑथर, वर्ष, ईयर, शीर्षक, टाइटल, प्रकाशन का स्थान, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और प्रकाशक, पब्लिशर को शामिल किया जाता है। यानी लेखक जो राइटर है उसका, और उसके बाद वर्ष, फिर शीर्षक, फिर प्रकाशन का स्थान और प्रकाशक को लास्ट में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, फुल नोट लिखने में एक पृष्ठ पर कितने फुल नोट्स पर्याप्त होते हैं? फुल नोट लिखने में एक पृष्ठ पर कुल 4 से 5 फुल नोट्स पर्याप्त होते हैं। फुल नोट से आशय कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसको अंडरलाइन कर देना या मोटे में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 85, एक पाठक औसत कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ सकता है? एक पाठक
औसत 250 शब्द प्रति मिनट पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 86। तेज गति से पढ़ने वाला पाठक प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ सकता है? तेज गति से पढ़ने वाला पाठक प्रति मिनट 500 से 600 शब्दों को पढ़ सकता है। कुछ पाठक बहुत तेज गति से पढ़ते हैं जिनकी संख्या 1000 शब्द होती है, लेकिन उसमें त्रुटि होती है काफ़ी, वो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87। मानसिक रूप से कुछ समझने और विचारों और तथ्यों से परिचित होने की क्षमता को कहते हैं। मानसिक रूप से कुछ समझने और विचारों और तथ्यों से परिचित होने की क्षमता को समझ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के कुल कितने पहलू होते हैं? किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के कुल 4 पहलू होते हैं। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। क्वेश्चन नंबर 89। संक्षिप्त लेखन को अंग्रेजी में प्रेसिस कहते हैं। संक्षिप्त लेखन को अंग्रेजी में प्रेसिस कहते हैं। यह किस भाषा का शब्द है? प्रेसिस फ्रेंच भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 90। संक्षिप्त लेखन को और किन नामों से जाना जाता है? संक्षिप्त लेखन को संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेख, संक्षेपीकरण और गौण लेखन आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। तथ्यों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? तथ्यों को संक्षेप में लिखना सारांश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से आशय है। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से आशय समूह का निर्माण एकल सदस्य के सम्मिलित होने से होता है, जैसे शिक्षक, वकील, जज आदि। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से आशय समूह का निर्माण एकल सदस्य के सम्मिलित होने से होता है। जैसे एक क्लास में 80 छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन जब शिक्षक पहुंचता है, जब क्लास स्टार्ट होता है और उसके छात्र उसके लेक्चर को सुनते हैं, फिर उनसे शिक्षक से क्वेश्चन पूछते हैं। उसी तरह से एक वकील होता है, जब कोर्ट में वह बहस करता है तो बहुत सारे वकील बैठे होते हैं, बहुत एप्लीकेंट बैठे होते हैं, जज भी बैठा होता है, तो उसकी बहस को सुनता है, सारे लोग सुनते हैं। उसी तरह से जज होता है, जज जब अपना फैसला सुनाता है तो उसके फैसले को सारे लोग, वकील, एप्लीकेंट सभी लोग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। सामूहिक प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत करना होता है। सामूहिक प्रस्तुतिकरण में बुद्धि, अनुमान और अपने विचार को प्रस्तुत करना होता है। क्वेश्चन नंबर 94। एक समूह की आदर्श संख्या कितनी होती है? एक समूह की आदर्श संख्या 5 से लेकर 50 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 95। आकस्मिक प्रस्तुतिकरण का अधिकांश प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आकस्मिक प्रस्तुतिकरण का अधिकांशतः प्रयोग
प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल बैठकर किसी समस्या को प्रस्तुत करते हैं तो उसे कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल बैठकर किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसे लघु समूह चर्चा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एक लघु समूह चर्चा में कितने सदस्य होते हैं? एक लघु समूह चर्चा में 20 से 25 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, लर्निंग बाय डूइंग शब्द का प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था? लर्निंग बाय डूइंग शब्द का प्रयोग सन 1966 ईस्वी में जॉन डेवे के द्वारा सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षण एवं प्रशिक्षण है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संचार की एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रदर्शन से क्या आशय है? प्रदर्शन से आशय करके दिखाना, शोइंग बाय डूइंग से होता है। प्रदर्शन से क्या आशय? प्रदर्शन का तात्पर्य करके दिखाना, शोइंग बाय डूइंग से होता है। क्वेश्चन नंबर 101, विधि प्रदर्शन के जनक कहे जाते हैं। विधि प्रदर्शन के जनक डॉक्टर सीमैन एकनैप को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय प्रदर्शन की शुरुआत सर्वप्रथम कब की गई थी? राष्ट्रीय प्रदर्शन की शुरुआत सबसे पहले सन 1965 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय प्रदर्शन को ICAR को कब सौंप दिया गया था? राष्ट्रीय प्रदर्शन को ICAR को सन 1967 ईस्वी में सौंप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 104, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम लैब टू लैंड प्रोग्राम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा कब शुरू किया गया था? प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सन 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? जुलाई 1979 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 105, लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 1953 ईस्वी को की गई थी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।